हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम रिवाइज करेंगे फाइनल रिवीजन क्लास में सेल टॉपिक को, कोशिका जिसे आप बोलते हैं। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खोज किसने करी थी, प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं, फैट फैक्ट्री किसे बोलते हैं, लाइसोसोम का क्या काम होता है, ये सब आज आप रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये सेल का ही पिक्चर है। इसके देखिए बहुत सारे पार्ट होते हैं। आपको पता है ये सेल क्या होती है? सेल हमारे शरीर की बेसिक यूनिट ऑफ द हमारे शरीर की बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल, कोशिका। अब देखिए सेल को ही जो है आपके बायोलॉजिकल लैंग्वेज में साइटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटो। दैट्स वाई सेल की स्टडी क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। तो मैं आपको जो मेरा थंबनेल लगा है वो साइटोलॉजी लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें। लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सेल होता है, उसकी मतलब आउटर मोस्ट बाउंड्री जिसे आप बोलते हैं, और इसमें न्यूक्लियस होता है। ये सारा जो पार्ट्स है ये सब न्यूक्लियस का पार्ट है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और रफ होते हैं। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ लेंगे। इसके अलावा क्या क्या पाया जाता है? गोल्गी अपैरेटस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आपको देख के ही पता चल रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, साइटोप्लाज्म किसे बोलेंगे? मैंने आपको बताया भी था साइटोप्लाज्म क्या हो गया। साइटो टर्म किससे रिलेटेड हो गया? सेल से रिलेटेड हो गया। तो सेल में भरा हुआ द्रव, जीव द्रव, उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना, ये समझाया भी है और पहले भी पढ़ाया हुआ है। गोल्गी अपैरेटस हो गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, आपने ऊपर देखे थे स्मूथ थे। ये सब पार्ट्स होते हैं। ये सब क्या है? पार्ट्स होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए आप एक घर में रहते हैं, आपने घर बनाया, आपने ईंटों से क्या बनाया? ईंटों से घर बनाया। ठीक है, ये ईंटें क्या हो गई? ये ईंटें सेल हो गई। ये ईंटें क्या हो गई? सेल। आप ईंटों के ऊपर ईंटे के ऊपर ईंटा रखते चले गए और आपने क्या बनाया? एक घर बनाया। अब घर के अंदर आप क्या बनाते हैं? रूम्स बनाते हैं ना। एक आप बैठक बनाते हैं, एक आप लॉबी बनाते हैं, एक आप अपना बेडरूम बनाते हैं, एक आप पूजा के लिए मंदिर रूम बनाते हैं, एक आप किचन बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गए? ये सब आपके सेल के, आप समझ लीजिए आपके घर के पार्ट्स हो गए। ठीक है, आपने घर में क्या बनाए थे? सारे पार्ट्स बना दिए। ऐसे ही सेल के पार्ट्स होते हैं। तो सेल समझ में आ गया क्या होता है भाई? जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। सेल से क्या बनते हैं? सेल से आपके टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज को ऊतक बोलते हैं। टिश्यूज से आपके क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। सेल क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या बना देते हैं? बॉडी बना देते हैं। पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बॉडी बनाते हैं। तो शरीर की सबसे सूक्ष्म और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो गई? सेल हो गई, कोशिका हो गई। जैसे हम घर बनाते हैं वैसे ही सेल हमारे शरीर में हमारा शरीर का निर्माण करते हैं। आपको पता है ना ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है? ओवम से होता है। ठीक है, ओवम जो आपके मनुष्य की सबसे बड़ी सेल होती है। अब यहाँ पर आपको 3-4 पॉइंट्स और अच्छे से जो है क्लियर कर लेने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, सेल का डायग्राम समझ में आ गया? सेल समझ में आ गया? सेल क्या होते हैं? ब्रिक बाय ब्रिक। जैसे घर में हम, अरे पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी तो सब खाते हैं, कैबेज तो सब खाते हैं ना। कैबेज में क्या होता है? आप परत पे परत उतारते चले जाइए, उतारते चले जाइए, उतारते चले जाइए, अंदर कुछ नहीं होता, उसमें से पत्तों की परत ही परत होती है। दैट्स वाई तो उसे पत्ता गोभी बोलते हैं हम। आप पत्ता गोभी को छीलते चले जाइए, छीलते चले जाइए, अंदर कुछ नहीं होगा। वो छीलते जा रहे हैं, वो क्या है? वो लेयर्स उतारते जा रहे हैं। अब सेल है, ठीक है ना, वो क्या है? एक तरीके से लेयर दर लेयर वो जुड़ के पूरा एक आपके सामने क्या आ जाता है? एक वो सब्जी बन जाती है, एक वेजी बन जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बोल सकते हैं। आप समझ सकते हैं इस तरीके से। जैसे आपने ईंटे पर ईंटे रख के क्या बना लिया? मकान बना लिया। अब ये जो है ये मेरे अपने हैंडमेड नोट्स हैं और यही नोट्स मैं व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराती हूँ, स्टूडेंट बच्चों को देती हूँ। जो मेरे को एक मिनिमम सा चार्ज है वो देते हैं, बस उन्हें ये सारे नोट्स मिल जाते हैं। और कोई भी पेड क्लासेस नहीं चलाती मैं, कोई ऑफलाइन और क्लासेस नहीं चलाती। मेरी जितनी भी क्लासेस हैं वो मेरे अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दिव्या पर चलती हैं, यूट्यूब पर, जो आप लोग सब लोग देखते हैं। और कहीं मेरा कोई क्लास नहीं है। ठीक है, मेरे अपने प्लेटफॉर्म पर मैं वर्क करती हूँ। चलिए, सेल की खोज। सेल क्या हो गया? आप समझ में आ गया ना। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन ही लिखी है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सेल की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी सेल की खोज। बस इतना ही आपको याद रखना है। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल जो टर्म है
वो इंग्लिश टर्म है। बायोलॉजिकल इसको क्या बोला जाता है? साइटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है बायोलॉजिकल में? साइटो। दैट्स वाई सेल की जो स्टडी बोली जाती है वो क्या बोली जाती है? क्यों नहीं सेलोलॉजी बोली जाती है, साइटोलॉजी बोली जाती है? क्योंकि बायोलॉजिकल नेम क्या है सेल का? साइटो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स अ लिटिल रूम। सेलुला से लिया गया है, सेल शब्द जो है लैटिन शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? एक छोटा सा कमरा, एक लिटिल रूम। अब एक ही सेल थोड़ी होती है आपकी बॉडी में, तो करोड़ों मिलियन बिलियन सेल होती हैं, है ना। बहुत सारी सेल्स मिलके बताना एक टिश्यू बनाती हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं जैसे, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके आपकी बॉडी बनाते हैं। आपकी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, कितने सारे ऑर्गन सिस्टम है, आप अलग अलग पढ़ते हैं, स्केलेटन, मस्कुलर, नर्वस, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, इतने सारे सिस्टम्स होते हैं, तब आपकी जाके एक बॉडी बनती है। ठीक है। तो सेल क्या है? सेलुला से लिया गया, जिसका मतलब होता है एक लिटिल रूम। अब इन 1674 एंटम वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप से इसको देखा था। माइक्रोस्कोप से जीवित कोशिका को देखा था। जीवित कोशिका, अगर पूछा जाए लिविंग सेल को किसने देखा, तो ल्यूवेनहॉक। किसने देखा? आपके ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने देखा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हु कॉइन्ड द टर्म सेल, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है आपके सेल की खोज की है। नेम द बुक। रॉबर्ट हुक की जो पब्लिश हुई थी उनके काम के लिए, उन्होंने पब्लिश की थी, वो थी आपकी माइक्रोग्राफिया। ये बुक जो है माइक्रोग्राफिया किसने लिखी है? रॉबर्ट हुक ने लिखी है। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट स्टडीड लिविंग सेल, जिन्होंने जीवित कोशिका के बारे में पढ़ा, सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, वो कौन थे? ल्यूवेनहॉक। कौन थे? ल्यूवेनहॉक। समझ में आ गया? तीनों चीज समझ में आ गई। सबसे पहले सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। उन्होंने कौन सी बुक लिख दी? माइक्रोग्राफिया लिख दी 1665 में। ये सन वन याद मत करो, बस इतना याद कर लो, माइक्रोग्राफिया लिख दी। बहुत याद करने का मन है तो याद कर लो। और सबसे पहले जीवित सेल को किसने देखा? लिविंग सेल को किसने देखा? तो ल्यूवेनहॉक ने देखा माइक्रोस्कोप से। ठीक है। सेल की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी ना कहकर सेल बायोलॉजी भी आप बोल सकते हैं, वैसे साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइटो टर्म सेल से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सेल को साइटो बोलते हैं। अब सेल क्या, जैसे हमने बात करी, हमारे घर में कितने सारे पार्ट्स होते हैं ना, बेडरूम, किचन, सबका अलग अलग नाम है। ऐसे ही सेल में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है? सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। देखिए, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होती है सेल वॉल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये दोनों में पाई जाती है। प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। दो तरीके के सेल पढ़ते हैं ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। एक यूकैरियोटिक पढ़ते हैं, एक प्रोकैरियोटिक पढ़ते हैं, वो मैं भी आगे बताऊंगी वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है। तो ये तो हो गई सेल वॉल। भाई एक आपने मकान बना लिया, ईंटों का मकान बना लिया। आप समझ लीजिए आपने ऐसे क्या करा, ईंटें रख रख के एक मकान बना लिया। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। और वहीं आपने इसके ऊपर ऐसे करके सीमेंट लगवा दिया, अच्छे से खूब सीमेंट से इसको पूरे वॉल को ऐसे करके एकदम सीमेंटेड कर दिया, पेंट कर दिया, वॉल पुट्टी लगा दी, उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है। बस एक ये जो सेल वॉल होती है ना, ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और यही एक्स्ट्रा पाई जाती है प्लांट्स में। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाएगा? रेशा कहाँ पाया जाएगा? प्लांट्स में पाया जाएगा ना। तो बस एक यही डिफरेंस होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन आपकी प्रोटीन की बनी होती है और कोशिका कला बोलिए इसे आप, ये दोनों में पाई जाती है। जैसे घर दोनों बनाएंगे ईंटें लगा के, लेकिन वो प्लांट क्या कर लेता है? ईंटों के ऊपर अच्छे से प्लास्टर कर लेता है, क्योंकि आदमी तो ईंटों के मकान में भी रह लेते हैं। ऐसे याद रखना, जगह पे जाते हो ट्रेन से तो देखते, या कहीं भी अपने आसपास देखते होगे, कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ ईंटों के मकान में ही बिता देते हैं। उसमें मतलब प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं कराते हैं। होता है ना ऐसा, प्लास्टर भी नहीं कराएंगे, पेंट भी नहीं कराएंगे, उनकी बाहर की दीवार लाइफ टाइम ऐसी ही रहती है। ऐसे याद रखना। तो ह्यूमंस नहीं कराते, लेकिन प्लांट क्या कर लेते हैं? एक कवरिंग दे देते हैं, उसको बोलते हैं सेल वॉल। डिफरेंस समझ में आ गया? सेल वॉल किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। और सेल वॉल जो है, सेल वॉल तो भाई दोनों, घर आप बनाओगे तो दीवार तो दोनों खड़े करेंगे ना, प्लांट भी खड़ी करेगा और जंतु कोशिका भी खड़ी करेगी, तो दोनों में पाई जाती है। ये मेरे याद करने का एक तरीका है जो मैं आपको याद कराती हूँ। ठीक है, समझ सकते हो आप। दोनों समझ में आ गए। नेक्स्ट ऑर्गन क्या है? नेक्स्ट है आपके प्रोटोप्लाज्म, जिसकी मैं बात कर चुकी हूं। इसकी खोज जो है पुरकिंजे ने की थी। प्रोटोप्लाज्म की, इसे जीव द्रव्य बोलते हैं, जो कोशिका में भरा हुआ होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे समझाऊं, चलो मैं ऐसे समझाती हूँ। केक बनाते हैं हम, ठीक है।
केक पे हमें बड़ी सुंदर सी डेकोरेशन करनी है, जो है आपके उसमें डॉल बनानी है, या मान लो बहुत सारी चेरीज लगानी है और आपके क्या करना है, काफ़ी सारी चीज़ें लगानी है, तो आप बेस क्या देते हो, बेस क्या देते हो केक के ऊपर, क्रीम लगाते हो ना, जिससे वो सारी चीज़ें उसमें चिपक जाती हैं, अपनी जगह से भागती नहीं है। फिर आप उसको पैक कर देते हो, पैक करके मार्केट से लेके आते हो या कहीं भी लेके जाते हो घर से बना के, तो बस वही समझ लो। वो जो क्रीम है, वो क्रीम आप क्यों लगाते हो, ताकि सारी चीजें उसमें क्या रहे, एडजस्ट रहें। अगर सेल के अंदर ऐसे ये प्रोटो जो है तो आपके जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये अगर नहीं होगा तो जितने भी ऑर्गन है वो सब आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे तो लड़ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो उन्हें उनकी जगह पे स्टेबल करने के लिए आप घर में भी देखो, घर में भी क्या करते हो, आप रूम बनाते हो तो रूम की दीवारें बनाते हो कि नहीं बनाते हो, या पूरा घर एक सा बना देते हो, सब खुले में, ओपन किचन, ओपन बेडरूम, ओपन लिविंग रूम, ऐसा तो नहीं बनाते हो ना, दीवार तो बनाते हो ना। वो बात अलग है, आजकल ओपन किचन चलते हैं, लेकिन एक बात बता रही हूं मैं, ऐसे ही आप याद रखो। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये दो में डिवाइड होता है। प्रोटोप्लाज्म एक होता है आपके साइटोप्लाज्म में, एक होता है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में, जो कि मैंने आपको बता दिया। और जीव द्रव्य की खोज जेई पुरकिंजे ने की थी। ये एक चिपचिपा जीव पदार्थ होता है, अगर आप इसे निकाल दोगे तो कोशिका मर जाएगी। अब इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसे कार्बनिक कहते हैं, जिससे कार्बन प्रेजेंट नहीं होता उसे अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक कहते हैं। ये 81% पाया जाता है जीव द्रव्य में, सेल में, और ये 19% पाया जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तीनों में कार्बन पाया जाता है। और वाटर और NaCl दोनों में आपके कार्बन नहीं पाया जाता है। किसी भी सेल में दो चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, देख लीजिए आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। किसी भी सेल में एक तो प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, दिख रहा है 15%, और एक पानी बहुत ज्यादा होता है, जल, H2O 80%। क्योंकि सेल का काम क्या होता है, शरीर का निर्माण करना। शरीर का निर्माण करने में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट हेल्प करता है। इसका यहाँ पे क्या होता है, एनाबॉलिज्म। अभी मैंने डाइजेशन वाले में समझाया था ना, दो प्रोसेस होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब काट दो, तोड़ फोड़ करना। ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है आपके, वो सॉरी पाचन तंत्र का कैटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। डाइजेशन क्या है, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस है। लेकिन प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का संश्लेषण होना, सिंथेसाइज होना, यह एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। तो आपके सेल में दो ही मुख्य काम होते हैं, सेल में, पूरी सेल में, मैं अलग अलग ऑर्गेनिज की बात नहीं कर रही हूं, मेन दो चीजें पाई जाती हैं। मेन भाई तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, देखो भाई फैट भी पाया जा रहा है 3%, कार्बोहाइड्रेट भी है 1%, NaCl भी है आपके 1%, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, 80% आपके पाया जाता है जल, और 15% पाया जाता है प्रोटीन। इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, कार्बनिक में और अकार्बनिक में, क्योंकि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों में क्या पाया जाता है, आपके कार्बन पाया जाता है। जबकि पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, कहीं भी कार्बन नहीं है। नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कहीं भी कार्बन नहीं है। ये दोनों चीजों में कार्बन नहीं होता, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल दिया जाता है, या इनऑर्गेनिक मैटर बोल दिया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये गाढ़ा पदार्थ है, जी पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। अगर इसको निकाल दोगे तो सेल मर जाएगी। ये दो तरीके की होती है, दो तरीके की कैसी होती है, आपके पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। साइटोप्लाज्म कोशिका में पाया जाता है तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस में पाया जाता है तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल। किसी भी घर का या किसी भी सेल का न्यूक्लियस ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी तमाम चीजें पाई जाती हैं, तो उसमें भी आपके एक पदार्थ पाया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब एक घर बनाया है, घर के अंदर भी छोटा सा कोई ऐसा घर बना दिया है, चैम्बर बना दिया है, उसमें भी बहुत सारे चैम्बर्स हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आपके न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किस में भरा होता है, न्यूक्लियस में, केंद्रक में भरा होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। साइटोप्लाज्म ये सब बता ही दिया मैंने, न्यूक्लियोप्लाज्म ये सब बता दिया। लाइजोसोम, लाइजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, याद तो सभी रखने हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी खोज डी दुबे ने की थी, ये आप याद रखेंगे। ये एक थैली होती है, जैसे आपके गॉल ब्लैडर एक थैली होती है ना, ब्लैडर गॉल ब्लैडर एक थैली होती है ना, ऐसे ही ये आपकी एक थैली नुमा संरचना होती है। इसके अंदर आपके 24 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे पेट में HCl पाया जाता है, हमारे पेट में क्या पाया जाता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है ना, ऐसे ही लाइजोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये पाचन का काम करते हैं। अब ये किसके पाचन का काम करते हैं, ये सुनो, ये कोई ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन को नहीं पचाते हैं, ये सेल के अंदर की गंदगी को ही डाइजेस्ट कर जाता है। मान लो अगर सेल में
कोई ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, वो खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया ने, इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उनमें से किसी एक ने अपना काम करना खत्म कर दिया, तो ये क्या करेगा, उस माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाएगा, खत्म कर लेगा, उसे डाइजेस्ट कर लेगा, पचा लेगा। ठीक है, ये कोशिका के भोजन पाचन में सहायता करता है, इसीलिए इसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, ये मैंने लिखा हुआ है, और बहुत सारे नाम है इसके। लाइसोसोम को इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर होने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, हैंस कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स, इसीलिए इसे लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंड ऑल्सो नोन एज डिमोलिशन स्क्वाड्स, स्कैवेंजर्स, सेलुलर हाउस कीपर्स। घर की साफ सफाई करने वाले होते हैं ना, ऐसे ये सेल की साफ सफाई करने वाले होते हैं, सेलुलर हाउस कीपर्स। ठीक है, लाइसोसोम अ काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल। नाम याद रखते जाना, कितने सारे बता चुकी हूं मैं आपको, ये चौथा नाम बताने जा रही हूँ, चौथा नहीं पांचवा नाम। लाइसोसोम्स को एक तरीके से गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं, कि कूड़ा कचरा खत्म करता रहता है सेल का। ठीक है, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। अब ये अगर इसने देखा, ये मतलब एक तरीके समझ लो कि सबको मास्टरी करता रहता है, सबको क्या करता रहता है, देखता रहता है कि सारे ऑर्गन्स कोशिका के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोशिका के अंदर काम करना बंद कर देते हैं ऑर्गन, मैं कोई सी एक कोशिका से हमारा शरीर नहीं बना है, हजारों कोशिका से हमारा शरीर बना है, मिलियन बिलियन से बना है। तो कोई भी एक सेल, और हर सेल में ये सब चीजें पाई जाती हैं, तो कोई भी एक सेल का मान लो लाइसोसोम जो है, आप ये वाले मान लो सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, मान लो इस सेल में देख रहा है लाइसोसोम कि ये काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, इसका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये फट जाते हैं। मतलब एक तरीके से लाइसोसोम क्या कर लेता है, अपने आप को अपनी आत्महत्या कर लेता है, फट जाता है अंदर, और फट जाता है तो ये पूरी सेल जो होती है ये खत्म हो जाती है, पूरी सेल खत्म हो जाती है। तो ये जो दूसरी सेल होती है, ये जो है फिर धीरे धीरे यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो ये जो दूसरी सेल होती है ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती है, और धीरे धीरे करके यहाँ पे नई सेल बन जाती है। ये सिस्टम चलता है, जिसको आप सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी होता है बॉडी के अंदर। अगर बहुत ज्यादा हो जाता है सेल डिवीजन, तो आपके कैंसर कॉज होता है। जैसे आप ल्यूकेमिया, WBC का काउंट ज्यादा हो जाना, या किसी भी तरीके से सेल डिवीजन ज्यादा हो जाना, तो उसको कैंसर बोलते हैं। और अगर कम हो जाएगा तो कुछ काम ही नहीं होगा बॉडी का। तो समझ में आ गया, इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। अब कभी कभी क्या होता है, मान लो आपकी उंगली पिच गई, या कहीं पर ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा नीला नीला दाग सा पड़ जाता है, अंदरूनी नीला दाग, चोट पड़ने पर नीला दाग अंदरूनी पड़ने पर, तो वो लाइसोसोम ही मर जाता है। वो क्या होता है, उस जगह की सेल बिल्कुल सड़ जाती है, खराब हो जाती है, वो लाइसोसोम ही मर जाता है, वो खत्म ही नहीं कर पाता है उस सेल को। तो काफी दिन लगते हैं, क्योंकि फिर पड़ोस वाली सेल जो होती हैं, ये जो पास वाली सेल होती है, मान लो ये पूरा ऐसे नीला पड़ गया, ठीक है, आपके होता है ना जगह जगह पे नीला पड़ जाता है, बहुत दिन लगते हैं फिर उसे सही होने में। आप कहते हो देखो ये नीला पड़ गया मेरे, कहीं पर भी चोट लग जाने से या उंगली पिच गई, तो ये पड़ोस वाली सेल क्या करती है, ये धीरे धीरे इसको ठीक करती है। तो इसमें टाइम लग जाता है इसको सही होने में, इस घाव को जो नीलापन होता है उसको सही होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि लाइसोसोम ही मर जाता है। ठीक, समझ में आ गया, लाइसोसोम समझ में आ गया। और स्टूडेंट्स, आप लोग कहते हो हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, मैं और कितना हिंदी में पढ़ाऊं डियर, इतना ही हिंदी में बोल सकती हूँ मैं। और दूसरी बात ये है, मेरे पास बायलिंगुअल स्टूडेंट है, और लाइसोसोम को हिंदी में भी लाइसोसोम ही बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, सेल को कोशिका बोलते हैं, तो मैं आपको बोल रही हूँ बराबर, न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं, तो मैं बराबर बोल रही हूँ। सुसाइड बैग को आप आत्महत्या की थैली बोल सकते हो। गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया कि कूड़ा उड़ा कचरा वचरा साफ कर देने वाला सब लाइसोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फंडामेंटल जो है टर्म है ये। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम्स में होता है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि ये सेल का सबसे छोटा अंग होता है। अगर ऐसा पूछा जाए किसी सेल का सबसे छोटा अंग क्या होता है, तो राइबोसोम्स होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके हुए होते हैं। चलो पहले एक इमेज देख लेते हैं। ये देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका ये देखो इस तरीके से होता है। ये जो है इसका ये स्मूथ पार्ट है, ये क्या है इसका स्मूथ पार्ट है, और ये जो ऐसे ऐसे ये बना हुआ है ये क्या है इसका रफ पार्ट है। और इसी रफ पार्ट में देखो ये जो ब्लू 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 डॉट्स दिख रहे हैं, ये ब्लू ब्लू पर्पल पर्पल से डॉट्स, यही राइबोसोम्स हैं। ये देखिए नाम, ये क्या है राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं आपसे पूछा जाएगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के
रफ पार्ट में पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं? दो होते हैं, दोनों जुड़े हुए होते हैं, स्मूथ और रफ दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये रफ वाले पार्ट में पाए जाते हैं। दिखाई दे रहा है ना, ये रफ वाले पार्ट में पाए जाते हैं। और ये सबसे छोटा पार्ट होता है कोशिका का। कोशिका का सबसे छोटा पार्ट अगर पूछा जाएगा तो वो राइबोसोम्स होगा। ये लेकिन छोटे होते हैं और सबसे बड़ा काम करते हैं, सबसे बड़ा काम करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये प्रोटीन फैक्ट्री है, जिसकी हमें जरूरत है, हमारे शरीर के निर्माण में प्रोटीन की जरूरत है, वो ये करते हैं सबसे छोटे होकर के। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये आपके क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इन्हें बोला जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, एनाबॉलिज्म करते हैं, प्रोटीन को जोड़ते हैं, प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होती है? काट पीट की प्रोसेस। एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ने की प्रोसेस, ठीक है। प्रोटीन जुड़ता है तभी तो बॉडी हमारी बनती है। प्रोटीन का सिंथेसाइज, प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। अब इसमें आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है। चलिए उसकी तरफ चलते हैं हम। कहाँ है ये? इंपॉर्टेंट ये है, राइबोसोम्स की खोज सबसे पहले आपके क्लाउड ने की थी। तीन बार खोज हुई। सबसे पहले क्लाउड ने की, 53 में रॉबिन्सन ब्राउन ने की और 55 में जॉर्ज एमिल पलाडे ने की। अब तीनों का कोई भी नाम आ जाए, तीनों नाम सही है। वैसे आपसे पलाडे ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। राइबोसोम्स की फाइनली खोज किसने की थी? तो आपके जॉर्ज एमिल पलाडे ने की थी। सबसे पहले क्लाउड ने की थी 1943 में, 1953 में रॉबिन्सन ब्राउन ने की थी, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, रफ पार्ट में पाए जाते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ये मैंने ऐसे करके लिख लिया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स बोला जाता है इसीलिए इन्हें। अब ये 2 तरीके के पाए जाते हैं। चलो ये भी आज क्लियर कर लेते हैं हम। ये 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। आपने सुना होगा 70S एंड 80S। अब ये 70S और 80S क्या होता है? आज तक मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, बैठने का गुणांक, मतलब कोई चीज कितनी जल्दी बैठ जाती है। देखिए इसको कैसे पता करा गया। एक ऐसे सॉल्यूशन ले लिया गया, ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया, उसमें बहुत सारे राइबोसोम्स डाले गए। तो जो राइबोसोम्स ऊपर तैरते रह गए और कुछ राइबोसोम्स क्या थे, वो नीचे बैठ गए सॉल्यूशन में, ठीक है, नीचे बैठ गए। तो जो ऊपर बैठे गए उनको बोला गया 70, जो नीचे बैठे गया उन्हें बोल दिया गया 80। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कोड दे दिया गया, 70 और 80। तो नीचे बैठ गया ना, बैठने का गुणांक मैंने बोला ना, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से यहाँ पे ले लिया गया S, तो ये हो गया 70S और ये हो गया 80S। तो कौन से अच्छे होते हैं? ऑब्वियसली 80S वाले अच्छे हुए ना, जो नीचे बैठ गए। 80S बढ़िया हो गया क्योंकि ये ज्यादा डेवलप होते हैं, थोड़े ज्यादा डेवलप होते हैं 70S से। अब ये पाए किस में जाते हैं? समझ में आया? 70S और 80S समझ में आया? चलो फिर से समझा देती हूँ। ये 2 प्रकार के होते हैं राइबोसोम, 70S और 80S। अब ये 70S और 80S है क्या? एक सॉल्यूशन किसी ने क्या करा, जब इसको पढ़ा तो जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन में क्या डाले? राइबोसोम्स डाले, ठीक है। उसको क्या बोला गया? प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसमें क्या किया? राइबोसोम डाले तो कुछ राइबोसोम तो ऊपर की तरफ रह गए, कुछ नीचे बैठ गए। तो बैठने के गुणांक के आधार पर, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट प्रोसेस के आधार पर इन्हें कोड दे दिया गया। ऊपर वालों को क्या दे दिया गया? 70S, नीचे वालों को क्या दे दिया गया? 80S। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट था तो सेडिमेंटेशन का S ले लिया गया, 70S हो गए, 80S हो गए। समझ में आ गया? 80S वाले क्या होते हैं? थोड़े ज्यादा डेवलप होते हैं, बढ़िया होते हैं 70S वाले से, ठीक है। अब ये जो 70S होते हैं, 80S होते हैं, 70S पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिस में और 80S पाए जाते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में आप डिफरेंस बस ऐसे समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिन्हें आप नंगी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। समझ में आया? यू तुम मैं, यूकैरियोटिक सेल समझ लीजिए, तुम्हारी सेल, तुम। यूकैरियोटिक सेल वो सेल हो गई जो आपको दिखाई देती हैं, फिर चाहे वो मक्खी हो, चींटी हो, चीटा हो, खटमल हो, कुछ भी हो, वो सब यूकैरियोटिक सेल्स आती हैं। समझ में आ रहा है? बस ये मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे ऐसे जानना है। प्रोकैरियोटिक्स वो सेल्स होती हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती है, जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उसे हम यूकैरियोटिक सेल बोलते, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और आपके और भी हो सकते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जो हमें
मतलब दिखाई देते हैं, जो लोग हमें नंगी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मक्खी, खटमल, छोटी से छोटी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है आपकी आंखों से नॉर्मली, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, तो वो हो गए आपके यूकैरियोटिक। जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो हो गए आपके प्रोकैरियोटिक। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? बस इतना ही डिफरेंस याद रखो यूकैरियोटिक में एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्लियर है? तो 70S किस में पाए जाते हैं? 70S आपके प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। सॉरी 70S ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, ये वाली सेल ये। तो 70S आपके 70S राइबोसोम्स किस में पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में कौन से पाए जाते हैं? आपके 80S। कैसे पाए जाते हैं? 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये थोड़े ज्यादा अच्छे डेवलप होते हैं और 70S में क्या होते हैं? थोड़े कम डेवलप होते हैं। बस यही डिफरेंस होता है 70S में और 80S में। तो डेवलप को क्या बोल देते हैं यहाँ पर? अब इन्होंने डेवलप और अनडेवलप ना लिखते हुए बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या लिख दिया? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट्स कौन हो गए आपके? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स कौन हो गए? जिसमें आपके 80S राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, मतलब डेवलप यूकैरियोट्स। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए फिर वहीं चलते हैं। इन्हें फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी, ये तो आपको पता ही है। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल होती है, दुनिया भर का काम। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। एक चीज और पढ़ लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ गया? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है इसका, मैं बता देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ होते हैं और रफ होते हैं। इसको अंतः द्रवीय जालिका बोलते हैं। चलो इसका हिंदी में नाम मिल गया मुझे। इसे अंतः द्रवीय जालिका बोला जाता है। कैसे पाए जाते हैं? एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये वाला जो पार्ट है स्मूथ हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ये सब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब स्मूथ में जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इस वाले पार्ट में कहीं आपको राइबोसोम दिखाई दे रहा है? नहीं। तो राइबोसोम इसमें नहीं होता है, राइबोसोम इसमें नहीं होता है। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ वाला वसा के निर्माण में सहायता करता है, स्मूथ वाला वसा के निर्माण में सहायता करता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके कि वसा का निर्माण, वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है। इसके अलावा गोल्गी अपैरेटस भी करता है, अभी बताऊंगी जब गोल्गी अपैरेटस पढ़ाऊंगी, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन तो राइबोसोम्स हैं ही। अब जब राइबोसोम जुड़े ही आपके किससे जुड़े हुए हैं? रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हैं, तो भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रफ से जुड़े हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब क्या होता है? खुरदरा बोल दो। खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हैं ना राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये भी हेल्प करते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में। ये हेल्प नहीं करते क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता, तो ये प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प ना करके वसा के संश्लेषण में, वसा के निर्माण में हेल्प करते हैं। कौन से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, समझ में आ गया? ये भी क्लियर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आई गया आपको? क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसकी जो खोज थी वो याद कर लीजिए, सी वेंडा एंड ऑल्टमैन ने की थी, ठीक है। खोज ऑल्टमैन ने की थी, इसका नामकरण सी वेंडा ने किया था, ठीक है। और आपको इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मुख्य काम आपके वही एटीपी का निर्माण करना। 38 एटीपी के अणु से ग्लूकोज बनता है, ये सब आपने पढ़ ही लिया है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये हो गई आपके प्रोकैरियोटिक सेल, ये हो गई आपके यूकैरियोटिक, ये हो गई प्रोकैरियोटिक जो नंगी आंखों से ना दिखाई दे, प्रोकैरियोटिक जो नंगी आंखों से दिखाई दे, यूकैरियोटिक। आगे आ जाते हैं गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी को गाल्गी ही बोलते हैं, गाल्जी ही बोलते हैं। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी, तो अपने नाम पर ही इसका नाम गोल्गी बॉडी कर दिया। ये दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में इनका मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का संश्लेषण करना। जंतु कोशिका में इसका मुख्य काम क्या होता है? वसा का संश्लेषण करना। इसके अलावा जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे वो भी क्या करते थे? वसा का संश्लेषण करते थे। रफ क्यों नहीं करते थे? क्योंकि रफ में क्या जुड़े हैं? राइबोसोम जुड़े हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया? वसा का संश्लेषण कौन करता है? वसा को सिंथेसाइज कौन करता है? लिपिड्स के निर्माण में कौन हेल्प करता है? ये सिंथेसाइज मतलब होता है संश्लेषण, मतलब जोड़ना। कौन करता है आपके? तो गोल्गी बॉडी करती हैं जंतु कोशिका में। और इसके साथ साथ और कौन हेल्प करता है आपके? स्मूथ ईआर, ठीक है।
प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स को सेल मेम्ब्रेन तक ट्रांसफर करना। प्लांट्स में इनका मेन वर्क होता है सेल डिवीजन करना। प्लांट्स में भी ये पाए जाते हैं, और अभी तक जितने पार्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, एक्सेप्शनल सेल वॉल। सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है, एक्स्ट्रा लेयर होती है, वो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक, समझ में आ रहा है। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम जो है वो केवल और केवल आपके एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? सेल डिवीजन, कोशिका डिवीजन में हेल्प करना। मीजोजोम्स ये क्या करते हैं? एटीपी के निर्माण में प्लांट सेल में हेल्प करते हैं। प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एटीपी के निर्माण में हेल्प करते हैं। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेसेस होते हैं, जगह होते हैं, ये स्टोरेज सैक कहलाते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं वैक्यूल्स, और प्लांट सेल में जो है ये लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स आपके दोनों में ही पाए जाते हैं। एनिमल सेल में छोटे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, मतलब खत्म हो जाएंगे अपना काम करके, लेकिन प्लांट सेल में ये परमानेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और ये होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या बोले जाते हैं आपके? इनको आप बोल सकते हैं हिंदी में लवक। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग टाइप। ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। ये काम क्या करते हैं? ये आपके पिगमेंट देने का काम करते हैं, वर्णक देने का काम करते हैं, जो कि आपने 3 पढ़े हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाए हैं, जब भी मैंने सेल पढ़ाया है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन से होते हैं ये? आपके यहां लिख देती हूं मैं, कौन कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो क्या होता है? जिसकी वजह से पत्ती का और तने का रंग हरा होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसे आप हरित लवक बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये जड़ों में पाया जाता है। ल्यूको का मतलब समझ लो सफेदी, जमीन जड़ों में पाया जाता है, प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। इसकी वजह से जो है प्लांट की जड़ें सफेद होती हैं। ठीक है, ये सफेद भाग के लिए ही जिम्मेदार होता है, आप ये समझ लीजिए, जड़ों में पाया जाता है। जैसे स्टार्च हो गया, क्या होता है? सफेद होता है। ठीक है, ये सारे पदार्थों को संचित करता है। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन वर्णक होता है, मतलब कलरफुल पिगमेंट होता है। जैसे फूलों के कलर अलग अलग क्यों होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। फल के कलर अलग अलग क्यों होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जैसे आपने पढ़ा होगा टोमेटो लाइकोपिन के कारण रेड होता है। बीटरूट में क्या पाया जाता है? विपनिन पाया जाता है, आई थिंक चुकंदर जो है, और गाजर, कद्दू, लौकी, कैरोटीन वगैरह पाया जाता है। और आपके मैंने पढ़ाया है पपीते में क्या पाया जाता है? कैरिकाजेंथिन पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर आपके पीला होता है। तो ये सब पिगमेंट होगा, वो क्या कहलाते हैं? आपके क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की वजह से जड़ों का रंग सफेद, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का रंग, जो आपको संसार के सारे पेड़ हरे दिखाई देते हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में बस कुछ नहीं पढ़ना है। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ब्रेन ऑफ द सेल होता है। इसमें ये इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए, जीन, ये सब इसमें ही पाए जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, वो आपको ध्यान देनी है। क्या? चलिए मैं यहीं पर लिख लेती हूँ, ये शायद लास्ट पेज है। हाँ, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल, अगर आपसे पूछी जाए ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो ओवम। सबसे बड़ी सेल ह्यूमन बॉडी की। सबसे छोटी सेल ह्यूमन बॉडी की तो स्पर्म। सबसे छोटी सेल ह्यूमन बॉडी की स्पर्म। ठीक है, मैं नीचे की तरफ बना रही हूं, मतलब डिक्रीज, सबसे छोटा, ऊपर की तरफ सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछी जाए संसार में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, मतलब नॉर्मली आपसे पूछी जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ऑस्ट्रिच का एग, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। मैं उसकी इमेज लगाना भूल गई, गूगल पे जाके देख लेना। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी। अगर आपसे नॉर्मल पूछा जा रहा है सबसे बड़ी सेल कौन सी है आपको, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच का अंडा है। सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा है। अगर आपसे स्पेशली पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो स्पर्म है। स्पर्म जो पुरुष से निकलता है। और ओवम सबसे बड़ी सेल है ह्यूमन बॉडी की। मानव के शरीर की सबसे बड़ी सेल ओवम है। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो न्यूरॉन है। कौन सी है? न्यूरॉन है। कौन सी है आपके? न्यूरॉन। सबसे लंबी सेल आपकी कौन सी है? न्यूरॉन है। इसमें विभाजन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। न्यूरॉन्स में आपके विभाजन नहीं होता। लीवर में सबसे ज्यादा विभाजन होता है। सेल डिवीजन अगर पूछा है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। सेल डिवीजन भी मैं पढ़ाऊंगी इस बार, मेरा टारगेट है सेल डिवीजन पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है,
समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बस ये लास्ट है आपका सेल, आपका टॉपिक खत्म हो गया। साइटोलॉजी में आपने काफी कुछ पढ़ लिया। और वो क्या कहते हैं, आरएनए डीएनए अगर आपको पढ़ना है तो बता दीजिएगा। आरएनए डीएनए से इतना ज्यादा नहीं पूछा था, मेन पूछा था कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, जीन ट्रांसफर का काम होता है, यही सब पूछा जाता है स्पेशली, लेकिन सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कर देना, कमेंट लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।